come to the 43, section 43. This is section 43. Please see the board. Again, you will see the question in your prelims. Dissolution by notice, dissolution by notice at partnership at will. This is specifically and only you can say exclusively mode of dissolution of a firm when the partnership is at will. जब पार्टनरशिप एट विल हो, पार्टनरशिप एट विल है यानी कि कौन सी पार्टनरशिप एट विल होती है, जो सेक्शन 7 में डिफाइन किया गया है, जिसकी कोई डिटर्मिनेशन का मोड ना डिसाइड कर रखा हो, जिसकी कोई टाइम फिक्स ना कर रखा हो, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। सेक्शन 7 भी देख लेना, है ना। तो इसको कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, ये रही बात इसमें। प्लीज सी द बोर्ड। दिस इज वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल। कौन सी है पार्टनरशिप, एट विल वाली है, यानी कि सेक्शन 7 में जो डिफाइंड है पार्टनरशिप, उस पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। द फर्म में बी डिसॉल्व, द फर्म में बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर। प्लीज सी द वर्ड, ये मैंने पीला रंग किया है, आप ही के लिखे है, हाईलाइट कर लीजिएगा। इट इज एनी पार्टनर, इट इज नॉट बाय एनी, यू नो, कि बाय मेजॉरिटी के बाद, बाय ऑल द पार्टनर्स, ऐसा कुछ नहीं है। द वर्ड इज व्हाट सौरभ बॉस, एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर के द्वारा डिसॉल्व की जा सकती है। एक बात कैसे करेगा, बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग, ये ध्यान रखना। देयर ही विल गिव ए नोटिस, टू वर्ड, देखो दो वर्ड है यहां पर, देयर आर टू वर्ड्स, गिविंग नोटिस, नोटिस देंगे, एंड दैट शुड बी इन राइटिंग। इट मीन्स this notice should not be oral notice। ऐसा नहीं कि देखो मैं जा रहा हूं, ऐसा नहीं। you will have to give it in writing देना होगा। और किसको दोगे आप, to all the partners, सभी पार्टनर्स को आप देंगे। और उसमें क्या होगा, that must his intention to dissolve the firm। in that notice you will indicate your intention। in that notice you will indicate your intention to dissolve the firm। ऐसा नहीं है कि भाई मैं सोच रहा हूं, सपोज कीजिए आप कहते हैं कि भाई मान लो मैं पार्टनर हूं, पार्टनरशिप एट विल है, अक्षिता एंड एवरी वन ऑफ यू आर द पार्टनर्स, एंड नाउ आई सेंड ए नोटिस टू यू, आई एम थिंकिंग दैट वी शुड डिसॉल्व दिस फर्म, इट इज नॉट वर्किंग एट ऑल। तो यहां पर क्या इंटेंशन आपकी आप केवल सोच रहे हो आप, इट इज नॉट अनएम्बिगुअस टर्म्स में, विदाउट एनी कंफ्यूजन यू विल इंडिकेट द इंटेंशन दैट नाउ हियर बाय फ्रॉम दिस डेट दिस पार्टनरशिप एट विल स्टैंड्स डिसॉल्व्ड। ये इस डेट को, जो आप डेट मेंशन करोगे तो उस डेट से होगा। डेट मैटर करती है, कौन सी डेट होगी, या तो आप नोटिस में वो डेट मेंशन करोगे, उस डेट से डिसॉल्व हो जाएगी, या फिर डेट ऑफ कम्युनिकेशन, जिस डेट को आपका नोटिस कम्युनिकेट होता है, उस डेट को आप ये जो फर्म है वो डिसॉल्व हो जाएगी। ये ध्यान रखना, ठीक। ये रही बात, इसमें पढ़ लीजिए। यहां से क्वेश्चन आता है कौन सी डेट से होता है, द फर्म इज डिसॉल्व एज फ्रॉम द डेट मेंशन इन द नोटिस एज द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। जिस डेट को आप, जो डेट आपने एज ए डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मेंशन कर रखी है, उसी डेट से फर्म आपकी डिसॉल्व होगी। या फिर अगर ये कंटेंजेंसी आ जाए, यहां से ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, यहां से एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन। दिस इज इफ नो डेट इज सो मेंशन्ड, अगर कोई डेट मेंशन नहीं की गई है इसमें, है ना, अगर कोई डेट मेंशन नहीं की गई है, इन दैट केस फ्रॉम द डेट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस। तो दो डेट है यहां पर, दिस इज सेकंड चॉइस, इट इज द डेट मेंशन्ड इन द नोटिस और द डेट ऑफ कम्युनिकेशन। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस कि आपने उसमें लिखना भूल तो नहीं गए। तो जिस डेट को आपने रिसीव कर लिया, कम्युनिकेट हो गया, उस डेट से आपकी ये फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। फाइन। तो दिस इज 43। इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, वो लिख लीजिए एक बार आप। एक दो एडिशनल पॉइंट्स हैं प्रीलिम्स में आएंगे आपके, विच शुड बी नोटेड बाय यू। 43 के नंबर 1, नोटिस can't be withdrawn।
notice can't be withdrawn unless other partners agree। यहां से क्वेश्चन आता है कि अगर नोटिस आपने दे दिया तो क्या उस नोटिस को विड्रॉ कर सकते हो? आंसर इज नो, यू कैन नॉट विड्रॉ दैट नोटिस। ये नोटिस कौन सा है? विच इज इन राइटिंग एंड विच इज गिवन टू डिसॉल्व द फर्म एंड द पार्टनरशिप इज एट विल। इसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन विड्रॉ कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? अदर पार्टनर्स एग्री। अगर सभी पार्टनर कहें कि ठीक है इट स्टैंड्स विड्रॉन, हम लोग डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो तब आप कर सकते हैं। एक पॉइंट ये है आपका, और दूसरा पॉइंट वो नोट कर लीजिए, देखिए बोर्ड को आप लोग। सेकंड पॉइंट, जो नोटिस है दिस शुड बी अनएम्बिगुअस टर्म्स होना चाहिए बस। एंड थर्ड, इवन इफ वन पार्टनर इज इनसेन, नोटिस टू इनसेन पार्टनर, नोटिस टू इनसेन पार्टनर। तो ये भी जो नोटिस होगा ये वैलिड होगा। मींस अगर एक नोटिस दिया गया है वन ऑफ द पार्टनर इज इनसेन, दैट नोटिस इज ए वैलिड नोटिस। ये ध्यान रखना बस, ये बस। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि ये जो 43 में जो प्रोसीजर है, दिस इज व्हाट स्पेसिफिकली ओनली फॉर द पार्टनरशिप एट विल। लेकिन पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स हैं वो 40 को भी फॉलो कर सकते हैं, यानी कि बाय एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। बाकी जो मोड्स अवेलेबल हैं टू अदर पार्टनर्स कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो अदर वो हैं वो नोटिस 43 वाला फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप एट विल, अगर हमारी पार्टनरशिप कैसी है? पार्टनरशिप एट विल है, तो हम लोग 43 को भी फॉलो कर सकते हैं और अदर सेक्शंस को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक, ये स्पेशल एक अलग से राइट मिलता है आपको डिसॉल्व करने का फर्म को, व्हेन यू आर ए पार्टनर इन द पार्टनरशिप एट विल। तो इतना सफिशिएंट है आपको। दिस इज 43 ओवर, एंड नाउ यू कम टू द 44। दिस इज व्हाट डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। तो अगेन प्लीज सी द बोर्ड। पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में यही आएगा आपको कि विच सेक्शन डील विद द डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। यहां से क्वेश्चन आपको आने ही वाला है। 44 सेक्शन 44 की हेडिंग से क्वेश्चन मिलेगा आपको। एट द सूट ऑफ ए पार्टनर, द कोर्ट मे डिसॉल्व ए फर्म ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। यहीं से क्वेश्चन बनता है आपका कि दिस सूट a partner is seeking the dissolution। तो इन दैट केस यू शुड कीप इट इन माइंड, अपने माइंड में रखिए कि कोर्ट में इंसान कब आता है? जब सारे उसके रास्ते बंद हो जाते हैं। इट मीन्स वन ऑफ द पार्टनर इज विलिंग टू एंड दिस पार्टनरशिप। वो रिटायर नहीं हो रहा, वो बाहर नहीं जा रहा है, वो कह रहा है कि पार्टनरशिप ही खत्म करो, आई वॉन्ट टू गेट इट डिसॉल्व्ड। एंड अदर पार्टनर्स आर नॉट एग्रीइंग टू हिज विश। उसके इंटेंशन को वो समझ नहीं रहे, तो देयरफॉर वन ऑफ द पार्टनर वांट्स टू हैव द रिकोर्स ऑफ द लीगल रेमेडीज टू गेट द हेल्प ऑफ कोर्ट की सहायता चाहिए कि अब इसको डिसॉल्व किया जाए। तो एक बात है यहाँ पर कि कौन सा पार्टनर यहाँ पर आएगा, एक तो ध्यान रखना। एंड दे हैव यूज्ड द वर्ड मे। इट मीन्स व्हाट कि ये जो ग्राउंड्स नीचे मेंशन की गई हैं, अगर वो ग्राउंड्स प्रूव भी हो रही कि हाँ ऐसा हुआ है, तब भी ये नहीं है कि कोर्ट विल डिसॉल्व इट। दिस कोर्ट मे डिसॉल्व एंड कोर्ट मे नॉट डिसॉल्व, दिस इज द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट। एंड इसी पॉइंट से फिर यहां से क्वेश्चन आएगा। तो इन ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स, तो किसी भी एक पार्टनर के सूट पर कोर्ट अगर चाहे तो निम्नलिखित आधारों पर इस फर्म को डिसॉल्व कर सकती है। और आपका जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन आएगा वो यहां से आएगा कि कौन कौन सी ग्राउंड्स हैं वो, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच ए कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म। ये क्वेश्चन रट लीजिए,
क्योंकि ये इन ग्राउंड्स को आपको मेंस में भी लिखना होगा, बस इनको रट लेंगे तो आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो जाएगा। क्या है ये? देखिए, दैट ए पार्टनर हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, that a partner has become of unsound mind, in which case the suit may be brought as well by the next friend of the partner who has become unsound mind as by the other partner। ये है लैंग्वेज। अब इसको देखो कहां से क्वेश्चन आएंगे, ये है ग्राउंड, तो यहां से क्वेश्चन आएगा ऑन व्हाट ग्राउंड, दिस इज द दिस डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज बीइंग सॉट, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज बीइंग सॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। एक पार्टनर है ए बी सी डी, तो ये 4 पार्टनर हैं, इनमें से एक व्यक्ति जो है, एक जो पार्टनर है वो अनसाउंड माइंड का हो गया है, दैट ए पार्टनर कम से कम एक हो गया मतलब। तो इस आधार पर कोई भी ए बी सी भी जा सकता है, कोर्ट में जा सकते हैं, इनको इनके पास रास्ता है कि दे कैन अप्रोच टू द कोर्ट फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। यहां से क्वेश्चन आएगा कौन कौन जा सकते हैं इस ग्राउंड पर, कोर्ट में कौन कौन से पार्टनर जा सकते हैं। तो ए बी सी भी जा सकते हैं और डी भी जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो इनसेन माइंड का है, अनसाउंड माइंड का है, तो डायरेक्टली खुद नहीं जा सकता, तो उसको वाद मित्र की हेल्प लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट फ्रेंड बोलते हैं इसको, वाद मित्र, तो उसके बिहाफ पर उसका वाद मित्र जा सकता है। तो जो व्यक्ति अनसाउंड माइंड का हुआ है वो भी अप्रोच कर सकता है कोर्ट को, अदर पार्टनर्स भी कर सकते हैं, और ग्राउंड कौन सी होगी, अनसाउंड माइंड की। और इन सभी पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा, कौन सा पार्टनर डिसोल्यूशन सीख कर सकता है, पहला क्वेश्चन, कौन सी ग्राउंड पर, अनसाउंड माइंड, एनी ऑफ द अदर पार्टनर्स एंड ऑल्सो द अनसाउंड माइंड पार्टनर थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड कैन अप्रोच दिस। यहां से क्वेश्चन आएगा। और नेक्स्ट में समझिए, इसमें ये है आपकी ग्राउंड बी, दिस इज ग्राउंड बी, दैट ए पार्टनर हैज बिकम इन एनी वे परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज। यहां तो ये है आपकी ग्राउंड, दिस इज द ग्राउंड ऑफ द डिसोल्यूशन। ऑन व्हाट ग्राउंड यू आर सीकिंग डिसोल्यूशन, कि एक जो पार्टनर है, एक पार्टनर है जो परमानेंटली इनकेपेबल हो गया परफॉर्मिंग ऑफ हिज ड्यूटीज एज पार्टनर, कि एक भागीदार के रूप में उसके जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करने वो परमानेंटली इनकेपेबल हो गया है। तो यहां पर जो वर्ड है जो आपको प्रीलिम्स में कंफ्यूज कर सकता है वो है परमानेंटली इनकेपेबल। यहां पर अगर वो टेम्पररी इनकेपेबल हुआ है तब ये ग्राउंड यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगी। तो वर्ड परमानेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकैपेसिटी जो है वो परमानेंट होनी चाहिए। केस लाता है इसमें पैरालिटिक हो गया पार्टनर, तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट है कि वो परमानेंटली इनकेपेबल नहीं हुआ है। जिस व्यक्ति को पैरालिसिस हुआ है वो कुछ दिनों में 2-4 महीने 6 महीने के अंदर वो रिकवर कर जाएगा, एंड इन दैट केस ही विल बी कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स। पार्टनर की जो भूमिका है वो निभा पाएगा। तो परमानेंटली को फोकस कीजिए, यहां पे हाईलाइट कीजिए। एक क्वेश्चन ग्राउंड पर आया, सेकंड ग्राउंड ये हो गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आएगा, जैसे ए बी सी डी 4 पार्टनर हैं, इन 4 पार्टनर में डी इज द पार्टनर हु हैव बिकम द परमानेंटली इनकेपेबल। यहां पर हो गया। तो अब यहां पर यह है कि यहां पर कौन कौन से पार्टनर्स आ सकते हैं, कोर्ट को आ सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था अनसाउंड माइंड में, तो अनसाउंड माइंड का पार्टनर भी चला गया था। लेकिन यहां वाले में आप देखेंगे यहां पे थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा आपको। प्लीज सी दिस, दैट ए पार्टनर अदर देन द पार्टनर सुइंग, मींस ये नहीं जा रहा है, ये जा रहा है। ए जा सकता है, बी जा सकता है, सी जा सकता है कोर्ट में, ये तीनों जा सकते हैं। और ये क्या कहेंगे कि हमसे जो अलग है ये डी है, डी परमानेंटली इनकेपेबल हो गया है, इसलिए इस फर्म को अब डिसॉल्व कर दिया जाए। तो ये ध्यान रखना, इन दैट केस चारों के पास ऑप्शन था, यहां पर 3 पार्टनर ए बी सी का है। इस तरीके से टेक्निकल क्वेश्चन बनता है यहां से। सी पर आइए आप लोग। सी, दैट ए पार्टनर इज गिल्टी ऑफ कंडक्ट विच इज लाइकली टू अफेक्ट प्रीजुडिशियसली कैरिंग ऑन द बिजनेस रिगार्ड बीइंग हेड टू द नेचर ऑफ द बिजनेस। ये ग्राउंड हो गई आपकी। नेक्स्ट सी ग्राउंड हुई। इस सी ग्राउंड के बेस पर कोई है कोर्ट से डिसोल्यूशन सीख कह सकता है। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म कैन बी सॉट ऑन दिस ग्राउंड। ये ग्राउंड कौन सी है, गिल्टी
ही इज गिल्टी ऑफ द कंडक्ट, वो ऐसे आचरण का दोषी है। ठीक है, जैसे ए बी सी डी, अगेन वही अपना है ए बी सी डी, तो यहां पर ध्यान रखना वही बात, ये ए बी सी इनमें से कोई भी एक ला सकता है। क्यों? ये क्या कहेंगे, बोर्ड देखिए आप, ये कहेंगे कि जो डी है भाई साहब, ये जो डी है, दिस डी इज गिल्टी ऑफ द कंडक्ट, तो सूट में बी ब्रॉट बाय एनी ऑफ ए बी और सी, इन तीनों में से कोई भी सूट ला सकता है, एंड दे विल प्लीड दैट डी इज गिल्टी ऑफ द कंडक्ट, ये ऐसे आचरण का दोषी है। और कैसे आचरण का दोषी है कि जिसके द्वारा विच इज लाइकली टू अफेक्ट प्रीजुडिशली कैरिंग ऑन द बिजनेस, जिससे बिजनेस जारी रखना, कैरी ऑन करना मुश्किल भरा है। इट इज अफेक्टिंग प्रीजुडिशली, मीन्स हमारा बिजनेस इससे दुष्प्रभावित हो रहा है, बिजनेस अफेक्ट हो रहा है इसमें। जैसे हमारी बिजनेस की नेचर है, नेचर ऑफ द बिजनेस को ध्यान में रखते हुए हमारे बिजनेस में इसका जो कंडक्ट है वो सही नहीं है, तो दैट कंडक्ट इज नॉट कि भाई उसी बिजनेस करते हुए उसका कंडक्ट है, जो आम कंडक्ट है उसका वहां पर भी। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इससे शायद ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। दिस इज 44 की नेक्स्ट डाउन, इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसमें कि डी ए बी सी डी है, दीज आर द ए बी सी डी पार्टनर्स हैं, एंड नाउ दिस दे आर कैरिंग ऑन द बिजनेस, सपोज दे आर कैरिंग ऑन द बिजनेस एट द बैंकर्स, बैंकिंग का बिजनेस है, यानी कि लोन देते हैं डिपॉजिट करवाना, ठीक। और इसमें जो है, जो डी है, ही इज गिल्टी ऑफ, ही इसका जो कंडक्ट है वो एडल्ट्री है, एडल्ट्री, ठीक है। नाउ एक बैंकिंग का बिजनेस है आपका, और एक मान लीजिए आपका मेडिकल प्रोफेशन है। तो इस तरह की एक्टिविटी में अगर आप संलिप्त हैं, आपका कंडक्ट इस प्रकार का एडल्ट्रियस कंडक्ट है आपका, तो दैट मे नॉट बी हार्मफुल टू द बैंकिंग बिजनेस, किसी को कोई मतलब नहीं है, पैसा ब्याज पे देना है, चढ़ाना है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेडिकल प्रोफेशन हुआ, टीचिंग का प्रोफेशन हुआ, ये एथिक्स के प्रोफेशन है, यहाँ पर एथिक्स मैटर करता है, आपका जो करेक्टर है वो मैटर करता है। तो यहाँ पर इन द मेडिकल बिजनेस, टीचिंग बिजनेस और अदर दिस काइंड ऑफ बिजनेसेस, हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति के कंडक्ट से वो बिजनेस एडवर्सली अफेक्ट होता हो। कुछ बिजनेस ऐसे हो सकते हैं उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा इस बार पर, तो वहां पर नहीं। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर दो ग्राउंड्स हैं आपकी 44 में कि गिल्टी ऑफ कंडक्ट जो है कैसी है उसकी, देखिए ही इज गिल्टी ऑफ द कंडक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बातें हैं। गिल्टी ऑफ द कंडक्ट ऐसा होना चाहिए विच इज अफेक्टिंग द अफेक्ट प्रीजुडिशली द कैरिंग ऑन द बिजनेस, कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ द बिजनेस, इसको ध्यान रखना। एंड डी में आ जाइए, ही इज विलफुली और परसिस्टेंटली commits breach of agreements relating to the management of the affairs of the business or the conduct of the business, ये ध्यान रखना। यहां पर क्या है, willfully, और इनको हाईलाइट कर लीजिएगा, willfully जानबूझ करके लगातार बार बार he is committing breach of agreement, ठीक। सो अगेन वही A B C D, one of the partner is doing this and the any of A B C, इनमें से कोई भी एक सूट ला सकता है, डी नहीं लेकर आएगा, गिल्टी पार्टनर सूट लेकर नहीं आएगा, ध्यान रखना इस केस में। तो आपको पूरे 44 में ध्यान रखना लगातार कि कौन सी ग्राउंड पे कौन कौन ला सकता है, क्या गिल्टी पार्टनर भी ला सकता है, इतना भी ध्यान रख लेना तो काम हो जाएगा आपका। यहां से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। तो व्हाट ही इज डूइंग, द गिल्टी पार्टनर इज डूइंग व्हाट, ही विलफुली, जानबूझ के बार बार ही इज कमिटिंग ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट्स। हमारे बीच में जो पार्टनर समझौते हुए थे, ही इज कमिटिंग ब्रीच ऑफ दैट। इट वॉज रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द फर्म, कि फर्म का जो बिजनेस है, जो मैनेजमेंट है, कैसे चलेगा, उसमें आपकी मेरी बात तय हो गई। डे ड्यूटी मैं करूंगा, नाइट ड्यूटी आप करेंगे, रिवर्स करेंगे, टाइम से आएंगे जाएंगे, लेकिन आप लगातार बार बार उसमें आप जो है, यू आर नॉट ओबेइंग द टर्म्स विच वी हैव एग्रीड,
एक तो ये हुआ, या फिर बिजनेस कैसे करा जाएगा उसके संबंध में जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था, यू आर अगेन विलफुली परसिस्टेंटली। तो इन वर्ड्स को जरूर ध्यान रखना, मेंस से भी काम आएगा अगर आप मेंस तक पहुंचते हैं आप इसमें। तो ये जो इन वर्ड्स को विलफुली और परसिस्टेंटली, जानबूझ के करते हो या अज्ञानता में भी करते हो तो लगातार करते रहते हो। विलफुली एक है या फिर वर्ड है और, विलफुली करते हो जानबूझ के आप, यू आर कमिट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट्स, ये ग्राउंड हो गई। या फिर परसिस्टेंटली, यहां विलफुली हो या ना हो लेकिन परसिस्टेंट लगातार करते जा रहे हो, उसका मतलब अपने आप में यही है कि आप सुधरने को तैयार नहीं हो। तो वो जो पार्टनर गिल्टी पार्टनर है वो नहीं जाएगा कोर्ट में, कोर्ट उसकी नहीं सुनेगी, वरना तो इंसान पहले ब्रीच करेगा एग्रीमेंट्स का और खुद ही चला जाएगा, तो अपनी गलतियों का बेनिफिट लेने की कोशिश करेगा, ऐसा परमिट नहीं करता है लोग। तो जो पीड़ित लोग होंगे, जो अदर पार्टनर हैं, उनको चांस मिलेगा। और अगेन आई विल रिपीट कि कोर्ट में डिसॉल्व एंड कोर्ट में नॉट डिसॉल्व, ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्या है इसमें ग्राउंड में, और कंडक्ट्स और सो कंडक्ट्स हिमसेल्फ, और उसका आचरण इस प्रकार का है, इन मैटर्स रिलेटिंग टू द बिजनेस दैट इट इज नॉट रीजनेबली प्रैक्टिकेबल फॉर द अदर पार्टनर्स टू कैरी ऑन द बिजनेस इन पार्टनरशिप विद हिम, कि उसका अपने आप में इस प्रकार का कंडक्ट है कि उसके साथ बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मान लीजिए वो फ्रीक्वेंटली लड़ाई करता है, फॉल्स अकाउंट्स प्रिपेयर करता है, ये ध्यान रखना। कंडक्ट रिलेटेड टू है मैटर्स ऑफ बिजनेस में। इससे मैं आपको रिलेट करूंगा जो सी ग्राउंड थी, सी ग्राउंड में वहां भी कंडक्ट की बात करते हैं, गिल्टी ऑफ कंडक्ट है, लेकिन वो डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस नहीं हो सकता। जैसे एडल्ट्री है, उसका कोई मतलब नहीं है बिजनेस से, लेकिन वो बिजनेस की नेचर को फर्क पड़ता है उससे। यहां पर जो बात हो रही है कंडक्ट, यहां पर भी कंडक्ट की बात कर रहे हैं डी ग्राउंड में, लेकिन यहां पर जो कंडक्ट है, ये ध्यान करो, इस लाइन को ढंग से पढ़ लो, डोंट फॉरगेट दिस। कंडक्ट हिमसेल्फ इन मैटर्स रिलेटिंग टू द बिजनेस, यहां पर जो कंडक्ट है रिलेटेड टू द बिजनेस है, पार्टनर्स के साथ झगड़ा करना, फॉल्स अकाउंट प्रिपेयर करना, समझे, उस तरह की पार्टनरशिप फंड को मिसयूज करना। तो ये जो कंडक्ट है वो रिलेटेड टू द बिजनेस है। और जो सी में थी दैट कंडक्ट में बी अनरिलेटेड टू द बिजनेस, बिजनेस कंडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी जो बाहर की गलतियां हैं, सपोज करो सौरभ बॉस जो है, सौरभ बॉस इज ए पार्टनर विद मी इन विदिष्ट अकेडमी, ठीक, ऐसा समझिए, सीओडी को समझाता हूं अच्छे तरीके से। अब इनको बार बार जो आसपास के लोग हैं बत्रा सिनेमा से उठा के लाते हैं, वहीं पे ठेका है, उसके आसपास कहीं ना कहीं गिरे मिलते हैं ये, वो लोग पूछते हैं कि भाई कौन है साहब ये, अरे विधि में फैकल्टी है क्या, तो इससे विधि का नाम खराब हो रहा है। अब सौरभ से बात कही, सौरभ भाई क्या है, क्या देखो प्लीज, वो मेरी पर्सनल लाइफ है, जब मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, टाइम से आता हूँ टाइम से जाता हूँ, अब मैं रात को कहीं पी पाली को दुख याद आ गया, गिर आ गया कहीं, तो मैं इसमें क्या करूं। तो मैं इससे कहूंगा कि भाई तुम्हारी जो कंडक्ट है भले ही वो विधि के टीचिंग के प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपके कंडक्ट से हमारा नाम खराब हो रहा है, रेपुटेशन खराब हो रही है, वो हमारा इट इज अफेक्टिंग बिजनेस। तो एक तो ये हुआ सी ग्राउंड का मैटर। डी में क्या है, डी ग्राउंड में क्या है, अब सौरभ बॉस क्या कर रहे हैं, कभी जो है वो विधि के नोट्स कहीं ना कहीं बांट देते हैं, है ना, उनकी फीस किसी स्टूडेंट की आई उसको अकाउंट में नहीं करेंगे, आए थे 1 लाख रुपए दिखा दिया, 10,000 रुपए जीरो कम कर दिया और एक जीरो कम कर दिया, इस तरह की बार बार घटनाएं घट रहे हैं। इनसे पूछा जाए तो ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, है ना, गर्ल्स स्टाफ से मिसबिहेव करेंगे, तो इस तरह की एक्टिविटी, ये हुआ कंडक्ट इन रिलेटिंग टू द बिजनेस हुआ। तो सी और डी में ये डिफरेंस ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां से टेक्निकल क्वेश्चन प्लेन से मिलेगा। तो आपकी कंडक्ट कैसी है कि इट इज नॉट रीजनेबली प्रैक्टिकेबल, इट इज नॉट रीजनेबली प्रैक्टिकेबल फॉर द अदर पार्टनर्स टू कैरी ऑन द बिजनेस, बिजनेस करना बहुत मुश्किल है इनके साथ, सही है। तो ए ग्राउंड हो गई ये, एंड नाउ कम टू द ई ग्राउंड, दैट द पार्टनर हैज इन एनी वे ट्रांसफर्ड the whole of his interest in the firm to a third party, ठीक, ये ग्राउंड है, ई ग्राउंड है, इसमें पहली ग्राउंड है, ध्यान रखना कि इस एक ग्राउंड पे भी, इस एक ग्राउंड पर भी ए बी सी डी है हमारे पार्टनर्स, ए बी सी एंड डी। तो डी जो वन ऑफ देम क्या है,
ही हैज ट्रांसफर्ड, मान लीजिए इसके पास 25% शेयर था, 25% शेयर इन प्रॉफिट, 25% शेयर इन द प्रॉपर्टी, इसने होल ऑफ द इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया किसी ई को, तो हम कहेंगे कि नो यू कैन नॉट डू दैट। अगर ये करता है 10% तो एप्लीकेबल नहीं है ग्राउंड। व्हेन होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म इज ट्रांसफर टू द थर्ड पार्टी, तो ये ध्यान रखना, इन वर्ड्स को बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए। ट्रांसफर्ड टू थर्ड पार्टी, क्या? होल ऑफ हिज इंटरेस्ट, पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो है उसको उसने ट्रांसफर कर दिया। और दूसरी ग्राउंड है हैज अलाउड हिज शेयर टू बी चार्ज अंडर द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 21 रूल 49 फर्स्ट शेड्यूल सीपीसी। इसको, इस ऑर्डर को याद कर लीजिए, ऐसी बस बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है आपको कि यहाँ पर ऑर्डर 2149 में उसको चार्ज कर दिया, मींस अगर कुछ यहाँ से रिकवरी होनी है तो मेरे पार्ट से रिकवरी कर देना। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, द रिकवरी हैज अलाउड इट टू बी सोल्ड, कि मेरा शेयर बेच दिया जाए, किसमें? इन द रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। ये लाइन को हाईलाइट कर लीजिए कि कहां पर, किसकी रिकवरी में? लैंड रेवेन्यू की में, जो आपका भूमि से राजस्व है, भूमि राजस्व है, और ऑफ एनी ड्यूज रिकवरेबल एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो बेसिकली लैंड रेवेन्यू इज द कीवर्ड हेयर, कि अगर आपने लैंड रेवेन्यू देने के लिए या उससे सिमिलर लैंड रेवेन्यू सिमिलर को टैक्स देने के लिए आपने शेयर को बेच दिया, तो लॉजिक ये है कि ये जो आपका जो पार्टनरशिप है वो बेस्ड है म्यूचुअल फेथ पर। हमें बिजनेस आपके साथ करना था, किसी और का बिजनेस नहीं करना था। आप इनडायरेक्टली निकल लिए इस तरीके से, आपने किसी को अपना शेयर बेच दिया, या आपने मोर्टगेज कर रखी थी प्रॉपर्टी, उसमें आपने रिकवरी करवा दी, आपने अपने टैक्स नहीं दिए, इनडायरेक्टली आपने सारा इसलिए बेच दिया। तो ऐसी स्थिति में दूसरे पार्टनर, आप नहीं जाएंगे, दूसरे पार्टनर जाएंगे कोर्ट में, एंड दे कैन से कि ही हैज सोल्ड हिज और ही हैज चार्ज हिज शेयर, ठीक है, और या ही हैज ट्रांसफर्ड हिज शेयर टू समवन एल्स। हम ई के साथ बिजनेस ही नहीं करना, हमने क्यों करना है बिजनेस, हमने डी के साथ बिजनेस करना था। तो इन ग्राउंड पर भी आपके एक ग्राउंड बनती है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म बाय द कोर्ट में। एंड नाउ अगेन, अगर ये स्थिति है कि बिना लॉस के बिजनेस कैरी कर रहे हैं, अगर बिजनेस करेंगे तो लॉस होगा, बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन सेव एट द लॉस, अगर बिजनेस करेंगे तो लॉस ही होगा। बाकी पार्टनर कह रहे हैं भाई साहब अभी इंतजार करते हैं सर, एक साल और चला के देखते हैं, फिर लॉस हुआ, मैं कहूँ नहीं भाई अब बहुत हो गया, नहीं अभी और करते हैं। तो ऐसी स्थिति में एनी पार्टनर कैन गो, यहाँ पर कोई पार्टनर की चॉइस नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर ये पार्टनर के खिलाफ किसी पार्टनर के विरुद्ध नहीं जा रहे हैं आप, उसकी कंडक्ट के विरुद्ध नहीं जा रहे हैं आप यहाँ पर, है ना। यहाँ पर इन जनरल बात है कि लॉस है, तो ए बी सी डी इन चारों में से कोई भी जा सकता है कि भैया हमारे बस की बर्दाश्त करना इसको। यहाँ पर किसी कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बिजनेस ही नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर चारों को राइट मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और ये है आपकी रेजिडरी क्लॉज कह सकते हैं जी। ऑन एनी अदर ग्राउंड, किसी भी अन्य आधार पर, विच रेंडर्स इट जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द फर्म शुड बी डिसॉल्व्ड। ये कोई भी ऐसा आधार हो सकता है जो कि अभी तक A to F में अगर आपका केस कवर नहीं हो सकता है, बट यू फील कि दिस इज ए जस्ट केस, इक्विटेबल होगा, हमारी फर्म को डिसॉल्व कर दें, तो आप कोर्ट को अप्रोच कीजिए जी ग्राउंड में, और फिर कोर्ट देखे कि उस ग्राउंड पर डिसॉल्व हो सकता है नहीं हो सकता है। तो यहां से आप देखो वाइड पावर्स विद कोर्ट के पास किसी ग्राउंड पे नहीं आए, आप जी में चले जाइए। अगर आपका ए से लेके एफ तक ग्राउंड में कोर्ट केस कवर नहीं हो रहा है, वहां पर कोर्ट देखेगी टेक्निकली, यहां पर देखेगी इक्विटेबल क्या है, जस्टिस कहां पर है, ये डिसोल्यूशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये हुई आपकी A to G ग्राउंड्स, और इस पैटर्न पर आप लोग कर लीजिए, तो इस तरीके से आप प्रीलिम्स के लगभग सभी क्वेश्चंस आपके से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो दीज वर द प्रीलिम्स क्लासेस।